जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कराची के हालात के हवाले से हम बात कर रहे थे और रहमान मलिक साहब का हम जिक्र कर रहे थे कि हमेशा कहा जाता है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी, कमेटीज बना दी जाएंगी, आनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची में लाशें गिर रही हैं, लाशें कौन गिरा रहा है, सियासी जमातें शोर मचा रही हैं, मफामत भी हमें नजर आती है, फिर भी हालात खराबी की जानिब क्यों जाते हैं? ख्वाजा साहब, आप असेंबली के मेंबर भी हैं, हमने देखा कौमी असेंबली का इजलास रिक्विजिट किया गया सेनेट का, अपोजिशन के कहने पर 8 करोड़ रुपया इन इजलासों पे खर्चा आया। तो हमने तो देखा अरकान तो वहां मौजूद नहीं थे, ना कराची के मसले पे कोई डिबेट हुई और 2 दिन के अंदर ये इजलास खत्म हो गया। देखिए, निहायत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि MQM के अलावा जो है पीपल्स पार्टी की वहाँ पर तादाद बहुत कम थी और लोग लगता है कि सीरियस ही नहीं है इतने बड़े मामले के ऊपर। आज रहमान मलिक साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हालांकि मामला लॉ एंड ऑर्डर और कराची के हालात के ऊपर था। और जहाँ तक बात ये हो रही है कि कराची के अंदर अमन व अमान का जिम्मेदार कौन है, तो आप ये देखिए कि 2 वज़ीर दाखिला हमारे जब रऊफ सिद्दीकी रहे और वसीम अख्तर रहे, तो आप उस वक्त को मुज़ामना कर लीजिए और आज के वक्त को देख लीजिए कि उस टाइम के ऊपर जो है कराची में कितनी टारगेट किलिंग हो रही थी, कितने जराइम हो रहे थे, कितने कत्लो गारत हो रहे थे, कितनी डकैतियाँ हो रही थी। बात यह है कि अगर सीरियस होकर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप चाहेंगे ही नहीं, बात यह है कि ये जिस साजिश के तहत जो लोग चाह रहे हैं मैं चांडियों साहब से पूछ लूं जरा, मैं बिल्कुल चांडी साहब, इनको वज़ारत दाखिला अगर आप दे दें, कराची के हालात ठीक हो जाएंगे। वसीम अख्तर साहब थे कराची में, इनके जो होम मिनिस्टर थे, वो सब हालात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दोबारा शामिल होंगे ठीक, तो मैं हुकूमत से बात करेंगे कि जब अमन अमानी सिर्फ ये कायम कर सकते हैं, आप इनको देने पे तैयार करना चाहिए। जी ख्वाजा साहब, देखिए बात यह है कि उस टाइम को अगर आप देखते हैं तो उस बात यह है कि देखिए ना, कराची में MQM को जब भी किसी चीज की आपने पावर दी तो उसने साबित करके दिखा दिया। आप ये देख लीजिए कि 2.5 साल में अगर एक अदना कारकुन मुस्तफा कमाल जो अल्ताफ भाई के एक अदने कारकुन ने कराची का नक्शा बदल दिया, तो बात यह है कि अगर 3 बार गवर्नमेंट में आने के बाद 3 बार इनके पास सरकार गवर्नमेंट में रहने के बाद अगर ये लोग अमन व अमान को नहीं ला सकते, एक लियारी जैसे इलाके को जो है आज कराची के अंदर जो है मुझे जो चीज समझ आ रही है, बने हुए हैं, कराची में अगवा बराए तावान हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, कराची में अगवा बराए तावान हो रहे हैं। कराची का बिजनेसमैन जो है वो सरमाया फ्लाई कर रहा है, यहाँ की इंडस्ट्री बंद करके लोग जा रहे हैं, लोगों के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए ख्वाजा साहब, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, मैं जो आपकी बात समझ सकी, आपने कहा कि आपके दौर में आपके होम मिनिस्टर रऊफ सिद्दीकी थे, वसीम अख्तर थे, हालात ठीक थे। आपने कहा MQM को पावर दे दी जाए तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या अभी आपको पावर दे दी जाए तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? पावर के बगैर अवामी ताकत के जरिए आप अमन नहीं ला सकते कराची में? क्या अवामी ताकत के जरिए? बात यह है कि मैंने आपको ये कहा कि MQM जो है एक पुरअमन जमात है। आवाम को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात के अंदर जो है कभी भी MQM जो शामिल नहीं होने देगी। उसकी वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एजेंसियों का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, ये उनको करने दीजिए। अगर आवाम उसके मामलात में आ गई तो ये तो खाना जंगी की सूरत बन जाएगी। और MQM जो है वो इन सूरत हाल में नहीं जाना चाहती। वो ये चाहती है कि किसी सूरत में भी कराची का इस्तेकाम हो, कराची की मैशत बेहतर हो, क्योंकि ये सब पूरे पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि अगर कराची जो है वो एक शहरग है, इसको अगर आप नहीं बचाएंगे तो ना मैंने रहूंगा, ना इस मुल्क में सियासत रहेगी, ना कोई वजीर आज़म रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, फिर कोई सियासत भी नहीं कर सकेगा। जी साहब, फिर तो कोई सियासत भी नहीं कर सकेगा। ये ठीक कह रहे हैं। देखें, उस जमाने में ये भी देखना चाहिए ना मरकजी हुकूमत किसकी थी। बात सुने, माशाल्लाह थी, तासुब की सियासत को छोड़ के जमहूरियत में तो करें ना, अमन अमान तो फिर माने ना। मुशर्रफ की हुकूमत थी, सियासत को छोड़ के भाईचारे की फज़ा को पैदा करें। जनरल सरबराह था, अभी फौजी हुकूमत है, नहीं है जमहूरी हुकूमत है। अब कुछ उसका भी तो मवाजना करेंगे ना। जमहूरी हुकूमत में क्यों ऐसा करते हैं? मार्शल्लाह में अमन अमान था ना, वो तो कारनामा मुशर्रफ का कहलाएगा। अगर सूबाई हुकूमत का कारनामा है तो फिर हमारा तो कसूर नहीं है ना। हमारा कैसे कसूर है? जब मुशर्रफ वहां कर रहा था और फिर बदमनी की बात है, मुशर्रफ के जमाने में, मुशर्रफ के जमाने, देखिए मैं अभी इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उधर भी वो तारीफ उनकी भी तो होगी ना। एक जनरल के जमाने में था ना, लेकिन जनरल ने हाथ बुलंद करके भी कत्लेआम करवाया। लेकिन 12 मई को जो कुछ हुआ, लेकिन इनका उनमें कोई रोल नहीं था। इतना है कि आप रहमान मलिक साहब को वहां भेज देते हैं, आप किसी और को भेजें, हो सकता है हालात मुस्तकिल ठीक हो जाए। अब तावीज भी उन्हीं का चलता है, मैं क्या करूं, उनका तावीज चलता है, वही जाकर बातचीत करके आकर कामयाबी से लौट कर आते हैं। मैं तो हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि वो कामयाबी से लौटे, अल्लाह करे जब भी जाए खैर से कामयाब से लौटे। लेकिन जहां तक ताल्लुका भी हकीकतों को देखना चाहिए। मुशर्रफ का जमाना था, अब ख्वाजा साहब एक आमिर का जमाना था, जमहूरियत में हुकूमत
अब तावीज़ों का ज़माना ख़त्म हो गया, अब इंसानी लाशों की बातें हो रही हैं, बिल्कुल, अब तो गोलियां चल रही हैं ना। आप उन घरों में सोचिए जिनके घरों में ये मातम होता है। सही। आप हमारे से पूछिए जो अपने कंधों के ऊपर जनाजे उठाते थक गए हैं। ख्वाजा साहब, हमें आपसे ख्वाजा साहब हमें देखें, मैं एक अर्ज करूं, एक सुनिए, एक जुमला मेरा सुनिए फिर आप। हमें कराची में जितने भी जिन भी माओं के बेटे कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो उन माओं को हम अपनी माएँ समझते हैं, हम इन माओं के दर्द को महसूस करते हैं। ये सारे वाक़यात मामलात हमारे साथ भी हुए हैं, हम इस वाक़यात पर इत्मीनान का इज़हार नहीं कर सकते। जो बेटा अभी जवानी में जा रहा है, मैं समझता हूँ हमारा बेटा है, हमारा भाई है। माँ उर्दू बोलती हो, पंजाबी बोलती हो, पश्तो बोलती हो, सिंधी बोलती हो, माँ का दर्द होता है। हमें इस दुख में हम शरीक हैं कराची के अवाम के साथ, हमारा नुकसान है। बिल्कुल, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं बशीर जान साहब से पूछती हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। कराची में जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल ख्वाजा साहब, मैं बशीर जान साहब से पूछती हूँ, कराची में जो कुछ हो रहा है, सियासी जमातें आप बार बार कहते हैं कि संजीदगी दिखाएंगी। जी देखिए, मेरी बात सुने, जब तक कराची में जो कुछ हो रहा है, अस्मा, ये कोई अभी 3.5 साल का नहीं है। आपने भी जिक्र किया और मैं खुद भी 12 मई का जख्मी था, मुझे गोली लगी थी, हालत काफी अरसे से खराब है। अब मसला ये है, इस वक्त जो सूरत हाल है, जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं रखेंगे, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन बात सुनने की किसी में हिम्मत नहीं। आप एमक्यूएम को बर्दाश्त करते हैं बशीर जान साहब? सबसे पहली बात यह कि एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करना, एक दूसरे का एहतराम करना, और उसके अलावा हमारी जो तजवीज है कि अब पूरे मुल्क में अगर असला खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एमक्यूएम ने जो तहरीक पेश की है, और इसके अलावा अगर पूरे सिंध में हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं होता तो कम से कम कराची में डीवेपनाइजेशन किया जाए, क्योंकि जब तक ये असला कभी कराची के एक कोने पे कभी दूसरे कोने पे जिसको भी ज़रा नाराजगी होती है वो बंदूकें निकाल, मैंने आपसे ये पूछा, आप एमक्यूएम के वजूद को बर्दाश्त करते हैं? हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी नाम लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, लेकिन इसकी असल वजह जो है वो यही है कि कराची को असले से पाक करना पड़ेगा और सबको एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हम किसी को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना है। ख्वाजा साहब, आप एएनपी के वजूद को तस्लीम करते हैं? देखें, आप ये बताएं, मैं उनसे पूछती हूँ, वो एमक्यूएम के वजूद को तस्लीम करेंगे? पहले तो मैं आपको एक जवाब दे दूं कि ये कराची को असले से पाक करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे मुल्क को असले से पाक होना चाहिए, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। लेकिन ये बताइए कि असला चलता कहां से और कहां बनता है, किन इलाकों से असला बनकर कराची में आता है, यहाँ पर चलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरी बात सुने, ये लेकिन हमको हर सूरत में असला नहीं है कि जो पिशावर से आता है 1 नाली बंदूक या 2 नाली बंदूक वाली बातें नहीं है। यहाँ बड़े जदीद किस्म की मशीनें इस्तेमाल होती है। रास्ता तो वही है आपका, और गैर मुल्की असला है, वो कोई हमारे इन इलाकों का बना हुआ असला नहीं है। लेकिन जहाँ से भी जवाबदारी बनती है कि उसको रोके। और मंगवाता कौन है ये असला, मुझे बता दें, दोनों बात करें, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये असला मंगवाता कौन है? अस्मा, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मुझे ये बताइए कि असला अगर आता है तो यह समंदर के रास्ते से आता होगा या पहाड़ों के रास्ते से आता होगा, यहाँ उठता तो नहीं है। तो फिर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो आपकी इतनी बड़ी आप पोर्ट एंड शिपिंग का काम ये नहीं है कि उसके ऊपर पोर्ट उनके अंडर में होता है, उसके ऊपर कस्टम उनके अंडर में नहीं होती, उसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके अंडर में नहीं होती। बात यह है कि ये असला जो आ रहा है, इतनी बड़ी आपके पास कस्टम है, सारी चीजें हैं, उनको आप कहां रोक रहे हैं? इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट उसके अंदर सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं रोकना चाह रही है इस मामला को। मंगवा कौन रहा है? मुझे मुख्तसर जवाब देंगे, मंगवा कौन रहा है? मुझे क्लोजिंग पे जाना टाइम बिल्कुल नहीं है। और पूरे मुल्क में जहां पर भी असला आके चलना, सिर्फ कराची में, ये आपको हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि जहां की सियासत है वहां करें। अगर पख्तूनख्वा के अंदर कोई मामला होता है तो कराची को रोड सरहद बना लिया जाता है, अगर पंजाब में कोई मामला होता है तो कराची की जमीन को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलील साहब, आपका शुक्रिया, बशीर जान साहब आपका शुक्रिया, मौला बख्शानी साहब। आखिरी बात, वो कह रहे हैं कराची में असला बाहर से आता है, इजराइल से आता है, वो कह रहे हैं बाहर से आता है, समंदर के रास्ते आता है, मंगवाता कौन है? आपकी हुकूमत सिर्फ इतना बता दें। बिल्कुल दुरुस्त है, अमन अमान के हवाले से सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत है तो हमारी हुकूमत सूबे में भी,
हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। लेकिन जिस किस्म का ये बहरान है, अमन अमान का बहरान है पाकिस्तान में, आमरतों का पैदा करना, इसको एक पार्टी एक हुकूमत हल नहीं कर सकती। सारे मिलकर इन तमाम लोगों को मिलकर बैठकर पार्टी के मफादत से ऊपर होकर सोचना होगा, तभी कराची में कायम होगा। चांडियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोचेगा कौन, इसमें देखना यही है, यही हमारा सवाल था जो मैंने बार बार अपने दोनों गेस्ट से पूछा है, एमक्यूएम से भी पूछा, एएनपीसी के, जिन्होंने खुद ही कहा कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। जब मैंने सवाल किया तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वो कराची में असले आता कैसे है, हुकूमत क्यों इस पे बेबस है, और हालात को कौन कंट्रोल करेगा? क्या रेंजर्स या फिर इस सवात तर्ज का भी ऑपरेशन कराची में हो सकता है? क्योंकि हालात तो हमें कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि कराची एक नया वजीरिस्तान हुकूमत के लिए बनने जा रहा है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।